स्वागत है आपका नाथूराम गोडसे एक नायक कहानी श्रृंखला की इस 16वीं कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज के एपिसोड में मैं एक प्रश्न के साथ नाथूराम गोडसे की कहानी को, जो 30 जनवरी तक तो आ चुकी है, यानी नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर इतिहास ने एक प्रश्न रखा था, उस प्रश्न को भी हम लेके चलेंगे। पहले प्रश्न है, क्या गांधी वध को रोका जा सकता था? लेकिन प्रश्न के साथ बकौल नाथूराम गोडसे मैं गांधी वध के औचित्य की भी चर्चा कर देना चाहता हूं। गांधी वध के औचित्य को मैं बकौल नाथूराम गोडसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस राष्ट्रभक्त ने, उस देश के नायक ने जिस क्षण गांधी वध का निर्णय किया था, उसी क्षण इतिहास ने मिसरीड किया। वो गांधी वध नहीं था, वो नाथूराम गोडसे का आत्म बलिदान था। नाथूराम गोडसे के टीम में जितने भी लोग थे, उन्होंने गांधी वध के निर्णय और उसी नियत के साथ नाथूराम गोडसे का साथ दिया था। लेकिन नाथूराम गोडसे ने तय कर लिया था कि नहीं, ये गांधी वध नहीं है, ये मेरा अपना बलिदान है। और यही कारण है कि मैंने पीछे जिन एपिसोड्स में नाथूराम गोडसे की कहानियां उनके साथियों के जीवन की कहानियों के साथ बताई है, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि 12 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि मुझे गांधी को इस देश के साथ और अधिक खिलवाड़ करने से हमेशा हमेशा के लिए रोकना है, तो दूसरे दिन सुबह 13 जनवरी को अपने नाम के जीवन बीमा की राशियों को गोपाल गोडसे की पत्नी सिंधु गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे की पत्नी चंपा आप्टे के नाम नॉमिनेट कर देते हैं। यानी वो तय था कि गांधी वध, जबकि नाथूराम गोडसे ने यह तय नहीं किया था कि मैं हथियार को हाथ लगाऊंगा, तब नियति के अदृश्य हाथों के द्वारा निर्दिष्ट कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिसमें नाथूराम गोडसे ने अपने आप को बलिदान के लिए तैयार कर लिया था। तो ये बात थी बकौल नाथूराम गोडसे गांधी वध के औचित्य की। इस पर मैं और अधिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस बात को मानने वालों में से हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी वध नहीं किया था, बल्कि नाथूराम गोडसे ने अगर कोई अपराध किया था तो वो आत्म बलिदान का था, जो अपराध नहीं, एक तरह से गौरव था। क्योंकि देश की पीड़ा को जानने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने बलिदान के लिए प्रस्तुत होता है, तो फिर हम उसके द्वारा उन गतिविधियों की विवेचना, उनके औचित्य की विवेचना हम और किन्हीं शब्दों में और उन लोगों की तरह जो एपोलॉजिस्ट की तरह बात करने लगते हैं कि नाथूराम हम नाथूराम की तारीफ करने वालों को या नाथूराम को हम नायक नहीं मान सकते, देशभक्त नहीं मान सकते, उसे हम हत्यारा मानते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जो आज तक इस देश में हैं, मैं उनकी भाषा को अप्रूव नहीं करता हूं, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन हम आते हैं इतिहास में, जो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो वर्तमान तक चला आता है कि क्या गांधी वध को रोका जा सकता है। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन की रात से, यानी 20 जनवरी 1948 की रात से आगे जाना होगा। मदन लाल पाहवा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस जबरदस्त तरीके से टॉर्चर करने के बाद भी पहली रात लगभग 3-4 घंटे के बाद सिर्फ इतनी ही सूचना निकाल पाती है, जो मदन लाल पाहवा अपने किसी भी साथी का स्पष्ट नाम नहीं बताते हैं। मदन लाल पाहवा ने विष्णु करकरे का नाम भी विष्णु तो बताया नहीं, सिर्फ कहा कि वो उस व्यक्ति को किरकिरी नाम से पुकारता था, जो बड़ा ही अस्पष्ट था। लेकिन जहां जहां ठहरे थे लोग, वो उन जगहों का पता, दल में शामिल सदस्यों की संख्या सही सही बताई जाती है। लेकिन पहली रात की सूचना के आधार पर कोई स्पष्ट छवि नहीं बनती है। जो भी हो, बाकी चीज़ों की चर्चा तो हम कर चुके हैं कि मरीना होटल में जाना, हिंदू महासभा भवन में जाना, उस होटल में जाना जहाँ पे ये लोग ठहरे थे, यानी विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा पहली दिल्ली आने के बाद, वो सारे इन्वेस्टिगेशन का जो एक बहुत ही फॉर्मल और एक बहुत ही प्राइमरी लेवल था, वो सारी चीज़ें तो हो रही थी। लेकिन
दिल्ली पुलिस को लगभग 3 से 4 दिन लग जाता है मदन लाल पाहवा को पूरी तरह से तोड़ देने में। और तब तक मदन लाल पाहवा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ही वॉज बाइंग टाइम फॉर हिज फ्रेंड्स टू गेट as far away from Delhi as possible for them and be safe and hatch up the next round of campaign to finish Gandhi। इस रूप में मदन लाल पाहवा ने लंबा समय लिया, लेकिन अंततः जितनी सूचनाएं दिल्ली, बॉम्बे और पुणे पुलिस के पास उपलब्ध थीं, बाय जनवरी 24, 25, 26 उनके आधार पर और कुछ नहीं तो कम से कम बिरला हाउस की सिक्योरिटी को कुछ इस तरह से बीफ अप किया जा सकता था कि अगले अटेम्प्ट को कम से कम चेक किया जा सकता था, रोका जा सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं रोका गया, इसकी पड़ताल हम करेंगे कुछ ऐसे नामों और चेहरों के साथ जो इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से शामिल थे। बाकी के जो पॉलिटिकल चेहरे इसके पीछे थे, उनकी क्या मंशा थी, उस पर आज नहीं जाएंगे हम। इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा का पूरा दारोमदार था, वो था दिल्ली पुलिस के मुखिया टी.जे. संजीवी के हाथों में। इसके पहले तक, यानी गांधी के ऊपर जो 20 तारीख वाला अटेम्प्ट हुआ था, इसके पहले तक संजीवी किसी भी महत्वपूर्ण घटना को अपने जिम्मे नहीं लेता था। वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट दिल्ली पुलिस के डीआईजी D.W. मेहरा को दे देता था। लेकिन जब गांधी पर ये अटेम्प्ट हुआ, तब उसने इस इन्वेस्टिगेशन को अपने ऊपर ले लिया, अपने जिम्मे में ले लिया। D.W. मेहरा जो उस दिन 20 जनवरी की शाम रात को वो बुखार से पीड़ित था और लगभग 103 डिग्री उसको बुखार था, तब जब एक जगह अपने कहीं बिछावन पर लेटा हुआ था, तो उसके पास एक के बाद एक 3 सूचनाएं आती हैं। पहली सूचना आती है कि किसी व्यक्ति ने गांधी के प्रेयर मीटिंग के दौरान थोड़ी दूरी पर एक बम विस्फोट किया। तो इसको बहुत ही इनोसेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मान के कहता है कि बीफ अप सिक्योरिटी अराउंड गांधी। दूसरी सूचना मिलती है कि नहीं, इट वॉज नॉट ए केस इन आइसोलेशन, पाहवा वॉज नॉट अलोन हु वॉज डूइंग दिस एक्ट आउट ऑफ एंग्विश फॉर गांधी, rather he was part of a foolproof campaign to finish Gandhi and he was just a co-conspirator। ये मेहरा को अलर्ट कर देता है, वो एकदम बुखार से उठ खड़ा होता है। लेकिन तीसरी सूचना जो मिलती है इसको, कि संजीवी ने सूचना पहुंचाई कि ओके, रिलैक्स, टेक रेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, आई विल लीड द इन्वेस्टिगेशन। इससे वो थोड़ा चकरा जाता है। उसे लगता है कि अब तक तो संजीवी हर टॉम डिकी हैरी केस को उसको देता था, आज अचानक इसे क्या हो गया। दरअसल टी.जे. संजीवी को लगता है कि ये तो पॉलिटिकल मामला है, इट विल गिव हिम इनफ फॉर्डर टू इनकैश हिज ओन इमेज। जो भी हो, अब जो बातें इन सबों के पास आ चुकी है, अब थोड़ा मेहरा की बात हम फिनिश कर लें पहले। मेहरा अगले दिन गांधी से जाकर के मिलता है बिरला हाउस में और कहता है कि वो उसकी इच्छा है कि वहाँ पर उस सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ाया जाए और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जाए। गांधी कहता है आई विल नॉट अलाउ दैट बिकॉज नोबडी पुट्स ए चेक ऑन द पीपल दोज हु गो टू ए टेम्पल और ए चर्च, सो विल आई। तो निराश होकर के मेहरा को ये कहना पड़ता है ठीक है, तब विल यू अलाउ मी टू बी विथ यू व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल। मतलब ठीक है, वो तुम कर सकते हो, बट नॉट इन द यूनिफॉर्म विथ योर आर्म्स शोइंग टू द पीपल। मतलब ठीक है, आई विल बी इन प्लेन क्लोथ्स। और इसके बाद मेहरा जो कहता है कि बुखार होने के बाद भी वो सादे कपड़े में रह करके अपने पिस्टल को भीतर रख करके और हमेशा इस बात को सोचता है, हर उस चेहरे को देखने की कोशिश करता है जो गांधी के इर्द गिर्द हैं और उसके लिए संदेह के साथ अगर खड़े हैं तो उसके लिए उसके हाथ उसके पिस्टल पर रहते थे और उसको कॉन्फिडेंस था कि उसका निशाना अचूक है। लेकिन मेहरा भी इस काम को 25 जनवरी तक ही करता है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और फिर वो अपने इस ड्यूटी को सबऑर्डिनेट कर देता है, डेलीगेट कर देता है एक दूसरे पुलिस अधिकारी को जिसका नाम है A.N. भाटिया। यहाँ तक तो मेहरा की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। इस बीच में संजीवी ने, भले ही गांधी ने मना किया हो, लेकिन सादे कपड़ों में जो पुलिस वालों की संख्या है, जो पहले 5, 6, 7 हुआ करती थी, उससे पहले 26 किया गया और फिर बाद में 36 कर दिया गया।
इस प्रकार से गांधी के इर्द गिर्द की सुरक्षा घेरे को उन लोगों ने अपने तरफ से बढ़ा करके आश्वस्त होकर के ये सोचा कि चलो भाई एक बार अटेम्प्ट ले लिया। सब तरफ पे सूचना फैल चुकी है कि पाहवा नामक व्यक्ति गिरफ्तार होकर के और बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हो रहा है, टॉर्चर्ड हो रहा है। तो इसके साथियों में अब इतनी हिम्मत तो नहीं बची होगी कि ये दूसरा कोई अटेम्प्ट लेंगे। कहने तो भले ही मदन लाल पाहवा को कि मेरे मित्र फिर आएंगे और जो मेरे द्वारा अधूरा काम रह गया था वो फिर पूरा करके जाएंगे। इस बात को संजीवी लगभग इग्नोर सा कर देते हैं। जो भी हो, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उसे तो छोड़ा नहीं जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी सूचनाएं पाहवा के द्वारा दी गई थी उसके आधार पर संजीवी ने 2 पुलिस अधिकारियों को बॉम्बे भेजा फ्लाइट से अगले ही दिन। इस बीच मदन लाल पाहवा जब 20 जनवरी को दिल्ली पहुंचे थे तो उसके पहले जो पाहवा के एम्प्लॉयर रह चुका था प्रोफेसर जेसी जैन, उससे मिलने के क्रम में पाहवा ने प्रोफेसर जैन को बताया था कि वे लोग दिल्ली जा रहे हैं और बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, नेहरू और गांधी को एकदम ख़त्म कर देंगे। तो जैन को लगा था कि ये नौजवान है, इसके पहले भी बड़ी बड़ी बातें करता था कि जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया है उसे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो प्रोफेसर जैन ने पाहवा की बात को भी उसी लाइट में लिया और बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब 20 जनवरी वाली सूचना अखबारों के माध्यम से सब तरफ प्रसारित हुई तब जैन को लगा कि अरे ये क्या हुआ भाई, जो मदन लाल पाहवा ने कहा था वो कर ही नहीं दिया, बल्कि पाहवा ही गिरफ्तार हो गया। उसके बाकी के साथियों का क्या हुआ है तो पता नहीं, लेकिन पाहवा तो गिरफ्तार हो गया। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्रोफेसर जैन ने पहले सोचा कि मैं नेहरू से मिलकर के इन बातों को बताऊंगा, सरदार पटेल से मिलकर के इन बातों को बताऊंगा, लेकिन जब इसका स्कोप नहीं दिखा तब वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर बीजी खेर से मिलता है। बीजी खेर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता वो आदमी, ठीक है, मिल लिया, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई और वो कहता है कि काम करो, तुम चल जाओ मोरारजी देसाई के पास जो होम मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रांत के। मोरारजी देसाई से बातचीत के क्रम में प्रोफेसर जैन सारी बातें जो उनके पास सूचना थी कि पाहवा कौन है, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ जाकर के रह रहा था, उसके साथी किन किन गतिविधियों में थे, सारी बातों को बता करके वो अपने तरफ से जो सूचना देनी थी वो दे करके आश्वस्त हो जाता है। मोरारजी देसाई उस समय बॉम्बे सीआईडी के डिप्टी कमिश्नर जेडी नागरवाला को बुलाते हैं और कहते हैं कि गांधी के ऊपर हुए अटेम्प्ट को लेकर के उनके पास कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो वो उन्हें तत्काल नागरवाला को देना चाहते हैं। नागरवाला कहता है कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आता हूँ। देसाई का कहना था कि भाई मुझे निकलना है गुजरात, अगर तुम अभी नहीं मिलोगे तो फिर एक काम करो, विक्टोरिया टर्मिनस पहुँचो रात को 8 साढ़े 8 बजे, मैं वहीं भी तुमसे मिलूंगा। और फिर तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार मोरारजी देसाई ने जो भी सूचना देनी थी, जो नाम छुपाने से छुपा लिए, जो सूचना देनी थी दे दिया। उसमें एक क्लू जरूर दे दिया नागरवाला को कि मदन लाल पाहवा अपने साथियों के साथ सावरकर सदन में संभवतः सावरकर से मिल करके गया था, क्योंकि मदन लाल पाहवा ने प्रोफेसर जैन को बताया था कि हम लोग वीर सावरकर से मिले हैं और उनकी भी इसमें सहमति है। इस तरह की कुछ बातें मदन लाल पाहवा अपने प्रशंसा में या एक तरह से बोस्टिंग के अंदाज में कहा होगा। सो इन सब सूचनाओं को देने के बाद मोरारजी देसाई चले जाते हैं और फिर वो नागरवाला के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो अप्रोप्रिएट एक्शन हो लेकर के जो बॉम्बे साइड से जितने लोगों को धड़ा पकड़ा जा सकता है उसकी कार्रवाई तुम आगे करो। और फिर मोरारजी देसाई वहाँ से अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। अब सवाल ये था कि इसके पहले 12 जनवरी को जब विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा के संबंध में बॉम्बे सीआईडी के पास से सूचना पहुंची थी कि वहां पर विष्णु करकरे नामक एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ मिल करके और वहां पर निजाम के खिलाफ हमला करने की तैयारी, वहां के मुसलमानों के खिलाफ हमला करने की तैयारी, पाकिस्तान बनाने वालों के खिलाफ हमला करने की तैयारी की गतिविधियों में लिप्त था और उसी के मैनेजर के घर से हथियारों का एक बक्सा मिला था। इसके बाद मोरारजी देसाई ने इस पर्सनली नागरवाला को कहा था कि उसे गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी की सूचना जब तक बॉम्बे से अहमदनगर पहुंचती तब तक, जैसा कि पीछे के हम एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा पूना होते हुए बॉम्बे आए तो थे ये लोग अपने उस हथियार के एवज में और हथियार लेने के लिए जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया था अहमदनगर में।
लेकिन तब तक वो 12 जनवरी वाली घटना हो जाती है जब गांधी ने अनशन का ऐलान किया और नाथूराम गोडसे ने तय कर लिया कि अब गांधी वध करना है। इसके बाद इन लोग को फिर मौका ही नहीं मिला कि अब पुणे जाएं या फिर अहमदनगर जाएं, फिर तो वहां से सारा का सारा फोकस जो है दिल्ली शिफ्ट कर जाता है। और फिर जो नागरवाला ने गिरफ्तारी के लिए जो वारंट वहां निकलवाया था वो पहुंच नहीं पाता है और समय पर उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस बीच में जो दो पुलिस वाले पहुंचते हैं बॉम्बे नागरवाला के पास, उन लोगों ने जो सूचनाएं दी थी और उसके साथ साथ जो कुछ सूचना प्रोफेसर जैन ने मोरारजी देसाई और उसके माध्यम से नागरवाला को मिली थी, उसके आधार पर पुणे के किसी आर्म्स डीलर की भी धरपकड़ की जानी थी और किया भी। नागरवाला ने पुणे पुलिस तक ये सूचना पहुंचाई और हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है दिगंबर बड़के शंकर किस्तिया भाग करके पुणे चले आए थे। और जब पुलिस दिगंबर बड़गे को पकड़ने जाती है, इसके पीछे की पूरी उस मानसिकता पे हम आएंगे कि क्यों किसी को पकड़ नहीं पा रही है 30 जनवरी के पहले पुलिस। तो दिगंबर बड़गे घर में ही रहता है और कहलवा देता है कि वो घर पे नहीं है और पुणे पुलिस सूचना दे देती है बॉम्बे में कि वो दिगंबर बड़गे यहाँ आया हो भले ही, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है बल्कि पूना के आसपास किसी घने जंगल में कहीं छुपा हुआ बैठा है। और फिर इस बात को पुलिस मान भी लेती है और कम से कम 30 जनवरी तक इसी तरह की मान्यता में वो बैठी रह जाती है। विष्णु करकरे के को लेकर के भी ये होता है कि वो मिसिंग है। जब उसके घर पे लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं, अभी तक नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाए हैं कि है कौन से लोग, और सिर्फ वो दिगंबर बड़गे और बाकी लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि गोपाल गोडसे को लेकर भी किसी भी तरह की सुखबुगाहट नहीं है पुलिस महकमे में। और नागरवाला जो है अहमदनगर और पुणे में सिर्फ दिगंबर बड़गे और विष्णु करकरे के पीछे लगा रह जाता है। लेकिन नागरवाला को जो सूचना मिली थी कि मदन लाल पाहवा वीर सावरकर से मिल करके गया है, तो उसके मन में अब एक बात रहती है कि हमें वीर सावरकर के ऊपर भी हाथ डालना होगा। लेकिन मोरारजी देसाई का कहना था कि अरे ऐसा करना मत, वरना पूरे बॉम्बे में आग लग जाएगी। डोंट अरेस्ट वीर सावरकर, कीप एन आई ऑन हिम। और फिर मैं आपको यहाँ बता दूं कि उन दिनों ब्रिटिश पुलिस ने एक ज़बरदस्त, एक कह देंगे कि अनऑफिशियल स्क्वाड तैयार कर रखा था, जिसे बॉम्बे सीआईडी का एक विंग माना जाता था, जिसका नाम था वाचर्स ब्रांच। इसमें लगभग 150 लोग थे। वे लोग कौन थे? वे पुलिस के द्वारा नियुक्त किए गए वैसे लोग थे जो वाकई में या तो भिखारी थे, फल बेचने वाले थे, या फिर फल बेचने वाले या भिखारी की भूमिका में थे, जो बॉम्बे की गलियों में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती वहाँ वहाँ उन्हें छोड़ा जाता था। तो वो जो वाचर्स ब्रांच के जो लोग थे, उन्हें वीर सावरकर के घर के इर्द गिर्द नागरवाला ने लगा दिया था। और नागरवाला का फर्म बिलीव था कि नाथूराम गोडसे के दल के लोग गांधी को मारना नहीं बल्कि उसका अपहरण करना चाहते थे अपनी किसी बड़ी मांग को मनवाने के लिए। और इसी बिलीफ में वो अंततः रहता भी है जब तक कि गांधी की हत्या नहीं हो जाती है। अब सवाल ये है कि नागरवाला को विशेष करके वीर सावरकर को गिरफ्तार करने की धुन क्यों सवार थी? क्योंकि नागरवाला आफ्टर ऑल ही वॉज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर। ये बात अलग है कि 1948 में सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर, और जिसे लोगों ने मिसनोमर के रूप में इंडिपेंडेंस कहा, उसके बाद भी तो सारा डिपार्टमेंट और महकमा और लोग तो वही थे जो 15 अगस्त 1947 के पहले थे। उसके पहले भी नागरवाला को वीर सावरकर के ऊपर विशेष निगरानी रखने की जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा से जिम्मेदारी दी गई थी, उसी लाइट में वो वीर सावरकर को पकड़ना चाहता था। लेकिन मोरारजी देसाई के द्वारा दिए गए निर्देश के कारण वो उन पे हाथ नहीं डाल पा रहा था। अब क्या करना था भाई? वो अपने वाचर्स ब्रांच के लोगों को उसके इर्द गिर्द लगाया, कौन आ रहा है, कौन सावरकर सदन से निकल रहा है, उसका पीछा करो। लेकिन बात तो थी कि ये जो 7 लोग थे, उन लोगों ने इस पूरे अभियान को एक अलग अंदाज में एक तरह से कहें कि अंजाम दिया था, इसलिए नागरवाला का वो प्रयास वहीं रह गया। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं पुलिस वालों की, क्योंकि 30 जनवरी के पहले तक चूंकि ये प्रश्न है कि क्या रोका जा सकता था, तो ये हो क्या रहा था मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूँ। आगे ये नागरवाला इधर इसमें लिप्त है, उधर में संजीवी जो है वो ये सोच के बैठे हैं कि भाई देखो, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये दोबारा हमला करेंगे। तो जितनी सूचनाएं मिली थी उसको, जिसे कहते हैं ना कि वो अलग अलग
बिखरी हुई सूचनाओं को इकट्ठा करके जो कंसर्टेड एफर्ट लेना है, जिसे बाद में जस्टिस जेल कपूर के चेयरमैनशिप में कमीशन बिठाई गई थी, उस कमीशन ने जो नतीजे निकाले थे बोला कि इतना स्लो, और उसमें इस तरह की बातों का भी एक हिंट मिलता है कि हैड द departments of police in Bombay, Delhi, and Pune shown the required amount of alacrity into the investigation leading to the attempted murder of Gandhi, the people who were part of the campaign or the conspiracy to finish Gandhi would have been caught, पुट बिहाइंड द वार्स, एप्रीहेंडेड। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग अलग अलग मान्यताओं में थे और एकदम डिसकोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा था। नागरवाला अपने अंदाज पे था, वो अपने तरह से काम कर रहा था, मोरारजी देसाई के निर्देश में काम कर रहा था। इसीलिए उसने जो 2 पुलिस वाले दिल्ली से आए थे उनको भी जो भेजा गया था तो बड़े अधूरे तैयारी के साथ, मदन लाल पाहवा के बयान को उनके हाथों में नहीं थमाया गया था। सिर्फ वो जो करकरे का नाम मिस स्पेल्ड तरीके से लिखा गया था, किरकिरी करके, वो दे दिया गया था। नागरवाला ने कहा कि ठीक है, आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच, यू कैन गेट बैक टू दिल्ली, हमारे पास जो भी सूचना हम दे देते हैं, बाकी जो होगा उसे हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मेहरा ने अपनी भूमिका निभा दी थी, भाटिया को अपनी जगह लगा दिया था, संजय भी इस आश्वासन में थे कि ये लोग दोबारा हमला नहीं करेंगे, और पीछे जो पॉलिटिकल जो पावर था वो भी उसमें उतना अधिक इंटरेस्ट नहीं ले रहा था संभवतः। अब बात आती है एक और पुलिस अधिकारी की भूमिका की। पूना ब्रांच के सीआईडी के डीआईजी यूएच राणा 25 जनवरी को दिल्ली में होते हैं और उनका किसी विभागीय कार्यक्रम में वहाँ होना होता है। संजय भी उनको अपने यहाँ बुला करके सारा मामला डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वो एक होता है ना प्रोफेशनल लाइफ, मेहरा अलग काम कर रहा है, भाटिया एक अलग अंदाज में है, नागरवाला एक अलग अंदाज में है, संजय भी एक अलग अंदाज में है, तो राणा भी अपने अलग अंदाज में है। ये यूएच राणा वही हैं जो लंबे समय से पुणे, अहमदनगर और बॉम्बे में जो राष्ट्रवाद की अलख जगाने वालों के पीछे अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियुक्त वो अधिकारी थे जो इनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। इस कारण से इनके पास ना सिर्फ नाथूराम गोडसे के टीम के हर व्यक्ति की डिटेल थी, बल्कि उनके फोटोग्राफ्स भी थे। और जो जो बातें संजीवी बता रहे थे उनसे उन फोटोग्राफ्स को और उनके डिटेल को कॉरोबरेट करके बहुत आसान होता। कम से कम इतना तो आसान होता कि उनके फोटोग्राफ्स को उन सादे लिबास वाले पुलिसकर्मियों को मुहैया करवा दिया जाता जो बिरला हाउस के में ड्यूटी पर थे, जिससे कि अगर इस शकल सूरत से मिलता जुलता कोई व्यक्ति आता तो उन्हें कम से कम गेट पर ही रोक दिया जाता। लेकिन अब राणा वाला वाकया क्या हुआ? राणा को ये बहुत बुरा लगा जिस प्रकार से संजीवी ने बुला करके उनसे बात किया। दूसरा, संजीवी ने कहा कि टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिजेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक यू शुड टेक द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे दिस वेरी इवनिंग। शायद 25 या 26 की बात थी। लेकिन राणा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब कॉशनड हिम अगेंस्ट ट्रेवलिंग बाय द प्लेन, तो वो जाएंगे ट्रेन से। तो ठीक है, अभी ट्रेन से जाना है तो जो सबसे फास्ट ट्रेन है उसको पकड़ना चाहिए। नहीं, ही फर्स्ट वेंट टू इलाहाबाद, जो आज हमारा प्रयागराज है। वहाँ जाकर 3 घंटे का गैप था तो उन्होंने संगम में स्नान किया और फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के बॉम्बे के लिए। इस तरह से जो कुछ घंटों की यात्रा थी या फिर जो कम से कम 1 से 1.5 दिन की यात्रा थी, उसमें लगभग 36 लगभग वो 2.5 दिन लग जाता है। और उसके बाद भी पुणे पहुंचने के बाद जो डीआईजी राणा ने कोई बहुत उसमें सहयोग नहीं किया। सूचना मिल चुकी थी कि भाई वो एक अखबार के संपादक हैं, हिंदू राष्ट्र नामक अखबार के, नाथूराम गोडसे, यहाँ तक कि नारायण आप्टे की भी सूचना मिल गई थी। और नागरवाला को भी अगर प्रयास करना पड़ता तो कर सकता था कि भाई ये जो अखबार के संपादक और मैनेजर की बात हो रही है वो तो सारी सूचना सरकार के पास रहती है, लेकिन नागरवाला ने भी नहीं किया। यहाँ एक बात बहुत ही समीचीन होगी कि नागरवाला का चयन क्यों किया गया। उस समय इस तरह का माहौल था कि गांधी के ऊपर हुए इस विफल हमले को लेकर के भी हिंदू समाज में एक उत्साह का वातावरण था
कि ये आदमी इस देश को तोड़ने में और हिंदुओं की हत्या और नरसंहार कराने में इसकी इतनी घिनौनी भूमिका है कि इसके साथ जो कुछ भी किया जा रहा है ठीक ही किया जा रहा है। इस नाते वे लोग एकदम जो पॉलिटिकल महकमे में लोग थे, जो पुलिस में थे, वे भी बड़े ही अनिच्छुक होकर के इस इन्वेस्टिगेशन में हो सकते थे या थे, इस अंदेशे में ही नागरवाला, जो ना तो मुसलमान था और ना ही हिंदू था, वो था पारसी, इसलिए उसको ये जिम्मेवारी बॉम्बे में दी गई थी। लेकिन वो एक अलग थ्योरी पे चल रहा था। उसके निशाने पर वीर सावरकर थे, उसके निशाने पर एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें गांधी का अपहरण किया जाना था। संजय को लगता था कि गांधी के ऊपर एक अटेम्प्ट लेने के बाद ये लोग इतना करेज नहीं दिखाएंगे कि फिर दोबारा आ सके। मेहरा ने अपना काम अपने तरीके से किया, और जब यूएच राणा की बात आई तो यूएच राणा को भी एक लगा कि भाई मुझे संजीवी ने बुला करके मुझसे ऐसे ऐसे बात किया, तो उसने भी बड़े धीमे अंदाज में एकदम कछुए की गति से सहयोग किया। और इन सबों का परिणाम ये निकला कि सारी सूचनाओं के होने के बाद भी ना तो दिगंबर बड़गे, शंकर किस्तैया, उसके नौकर को की जो बड़े ही निर्द्वंद भाव में थे, कम से कम विष्णु करकरे, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे तो छुप छुपा करके ठहर रहे थे, या अगर छुप छुपा कर नहीं भी ठहर रहे थे तो कम से कम वे खुलेआम तो सबको अपने इस कि हम मदन लाल पाहवा हमारा ही साथी था और हमारे ही कहने पे सबको, ऐसा तो बता नहीं रहे थे। तो ये लोग छुप छुपा करके अपने अगले अभियान में लगे थे। तो ये तो और अपने शहर में भी नहीं थे, तो इनकी बात तो हम कर नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था, दिगंबर बड़गे, उसे पुलिस नहीं पकड़ पाती है। गोपाल गोडसे जो नौकरी ज्वाइन कर चुका था, उसे तो पुलिस नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि ये लोग इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को दे वर टेकिंग इन ए वेरी लैकडाइसिकल मैनर, एज इफ दे वर रिलक्टेंट टू कैरी ऑन द इन्वेस्टिगेशन। और उसमें जो अपनी अपनी थ्योरी थी, और किसी को लगता ही नहीं था कि भाई 30 जनवरी को फिर आएंगे और इस घटना को अंजाम दे देंगे। लेकिन हुआ वही जो नियति के द्वारा नियत था, यानी 30 जनवरी की घटना घट जाती है। और हम इस बात की चर्चा इसके ठीक पहले एपिसोड में कर चुके हैं कि 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गांधीवध को अंजाम दे करके पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। अब सिर्फ बात ये रह गई थी कि अब जो बाकी के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन की औपचारिकता पूरी करनी है, ना कि इन्वेस्टिगेशन को इस रूप में करना है कि इस घटना को प्रिवेंट कर सके। तो इसमें अलग अलग अंदाज में अलग अलग पुलिसकर्मियों ने अपनी, जो कह सकते हैं कि एकदम लैक ऑफ एलाक्रिटी दिखाई, जिसे बाद में कपूर कमीशन ने बहुत ही वेहमेंट तरीके से पॉइंट आउट किया, वही दिखाया इन्होंने। तो नियति ने तय कर दिया था कि गांधी हैड टू गो। नाथूराम गोडसे ने यह तय कर लिया था कि मुझे अपना बलिदान करना है, जिसे इतिहास ने भले ही गांधीवध कहा हो, लेकिन अगर सही मायने में अगर कोई पढ़े तो ये नाथूराम गोडसे का आत्म बलिदान था। क्योंकि बाद में हम अगले एपिसोड में इस पे आएंगे कि जब एक ऐसा अवसर भी आया नाथूराम गोडसे के सामने कि ही कुड हैव गॉट अवे फ्रॉम द हैंगमैन्स रोप, फांसी से बच सकते थे, तब भी नाथूराम गोडसे ने कहा कि नहीं, लेट मी किस द हैंगमैन्स रोप, मुझे फांसी पर चढ़ने दो। क्योंकि नाथूराम गोडसे को कम से कम उस इकलौते व्यक्ति को इस दल में पता था कि ये गांधीवध नहीं है, ये मेरा आत्म बलिदान है। क्योंकि ये लोग कोई अपराधी नहीं थे, इन्होंने किसी अपराध के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी, ये उनका अभियान था। राष्ट्रवाद के एक ऐसे अभियान की अगुवाई में थे नाथूराम गोडसे, जिसे इतने लंबे समय बाद भी इतिहास ने एक डार्क एपिसोड मान करके इन्हें खलनायक लिखा हुआ है। और सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं है, आज तक एक जो पॉलिटिकल पार्लेंस है उसमें कहीं ना कहीं एक हिचक के साथ लोग बात करते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो ठीक नहीं किया। भले ही नाथूराम गोडसे के एक्ट को आज सराहने वाले लाखों की संख्या में हो, लेकिन फिर भी जब सार्वजनिक मंचों से, विशेष करके मेन स्ट्रीम मीडिया में, अब कुछ लोग तो आने लगे हैं, लेकिन जब नाथूराम गोडसे के उस एक्ट की सराहना करने की बात आती है, जिस तो उसे मिसरीड किया जाता है एक वध, एक मर्डर, एक हत्या के रूप में, जो वास्तव में नाथूराम गोडसे का आत्म बलिदान था। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम
नियति के द्वारा एक निर्दिष्ट दिशा में जो घटना घट चुकी थी, उसके बाद जो तथ्य आते हैं, अगर कहा जाए कि अगर पुलिस ने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एलाक्रिटी या सावधानी दिखाई होती, अलर्टनेस दिखाया होता, तो निसंदेह रूप से इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता था। और शायद तब हम ये भी कह सकते थे कि नियति ने यह नियत किया था, तब शायद नाथूराम गोडसे कोई और रास्ता निकाल पाते। लेकिन चूंकि घटना घट चुकी है और उसके बाद इतिहास में ये प्रश्न जीवित है, तो जब तक इतिहास में घटनाएं जीवित है, घटनाओं के इर्द गिर्द के उत्तरित और अनुत्तरित प्रश्न जीवित हैं, तब तक उन पर चर्चा भी जारी रहेगी। और उसी जारी चर्चा के क्रम में आज मैंने इस प्रश्न को लिया और हम अगले एपिसोड्स में नाथूराम गोडसे के गिरफ्तार हो जाने के बाद से जो इन्वेस्टिगेशन का अगला रुख होता है, यानी बाकी के सदस्यों का पकड़े जाने का और उसके बाद इनके फांसी तक जाने का, उसे हम जारी रखेंगे। क्योंकि नाथूराम गोडसे, जिसे इतिहास ने खलनायक लिखा, जो वास्तव में राष्ट्रभक्त और एक नायक थे, उनकी कहानी को जानना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि इतिहास की घटना है, बल्कि इसलिए जानना ज़रूरी है कि इसे नेहरू एंड को ने जानबूझ करके दबाया, छुपाया और सच्चाई को बाहर नहीं आने दिया। पाठ्य पुस्तकों में तो इसको स्पर्श भी नहीं किया गया, लेकिन जो पुस्तकें भी छपी उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध हट जाने के बाद भी उनका जिस रूप में प्रसार होना चाहिए था, उसे भी नहीं होने दिया गया। इन सबों के बावजूद जो एक पब्लिक डिस्कोर्स है, उसमें भी चीज़ें एकदम सिलसिले से नहीं आ पाती हैं। तो मैंने उसे एक सिलसिला देने का प्रयास किया है, जिसमें हम इतिहास की घटना को उसके सही संदर्भ में, यानी राष्ट्रवाद के आलोक में देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसी प्रयास के साथ नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी की यह श्रृंखला जारी है। आज के लिए इस श्रृंखला में हम इतनी बात करेंगे और इस श्रृंखला की अगली कड़ियों में हम चर्चा करेंगे। ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की चर्चा करेंगे, ना सिर्फ हम फांसी की चर्चा करेंगे, बल्कि जब बाद में नाथूराम गोडसे के कोर्ट में दिए गए बयान और बाकी के लिटरेचर पर जब बैन लगाया गया, उसके बाद फिर एक बार जब कुछ नाटकों का चलन शुरू हुआ, विशेष करके मी नाथूराम गोडसे बोलते हुए, जो प्रदीप दलवी की द्वारा लिखी हुई नाटक थी, उसको लेकर के, और फिर बाद में आज तक भी जो गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन में जो रिलक्टेंस है कि इसको आज भी हम अनटचेबल सब्जेक्ट मानते हैं, उस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। क्योंकि हम एक तरह से कह लें कि कंप्लीट डिस्कशन करना चाहते हैं इस इतिहास के इस बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।